गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है निर्वाचन का नियंत्रण। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ इसके अंतर्गत है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बड़ी बात आती है कि निर्वाचन का नियंत्रण, कि भैया निर्वाचन जो चुनाव होता है तो उसमें निर्वाचन अधिकारी नीचे नियंत्रण कैसे रखता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे अधिकारियों को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। बड़े से अधिकारी से छोटे छोटे और सबसे छोटे अधिकारियों तक को नियुक्त किया जाता है, जो क्या करते हैं पूरी प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचन में क्या रखते हैं, अपना सहयोग रखते हैं। जिसके माध्यम से क्या होता है कि निर्वाचन में किसी प्रकार की धांधली या किसी प्रकार की करप्शन नहीं होता इसके अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहला अधिकारी होता है इसके अंतर्गत, वो होता है डीएम। डीएम होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है, इसको बोलते हैं डीएम। ये क्या करता है, संपूर्ण प्रक्रिया में पूरे अपने क्षेत्र की, मतलब अपने जिले की क्या रखता है, प्रक्रिया पर नजर रखता है, चुनाव प्रक्रिया पर। और यह जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और चुनाव आयोग के द्वारा ये जिले में सबसे बड़ा अधिकारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कौन, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका उत्तरदायित्व है कि अपने जिले के ये क्या करता है, 4 या 5 निर्वाचन क्षेत्रों का क्या होता है, एक प्रमुख होता है। कितने क्षेत्रों का होता है, 4 या 5 क्षेत्रों का क्या होता है, एक प्रमुख होता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसको रिटर्न ऑफिसर के नाम से भी, ठीक है, ये क्या कहता है, रिटर्न ऑफिसर को क्या करता है, जिम्मेदारी देता है। मतलब कि जो डीएम है वो क्या करता है, 4 या 5 निर्वाचन क्षेत्रों को क्या करता है, अपने अंडर में रखता है, अपने जिले के। ठीक है, कितने, 4 या 5, ज्यादा भी हो सकते हैं क्षेत्र के। ठीक है, याद रखना 4 या 5 क्षेत्र के क्या रखता है, निर्वाचन क्षेत्रों को अपने अंतर्गत रखता है। ठीक है, फिर इसके नीचे आता है, इसके साथ कौन होता है, इसके साथ होता है रिटर्न अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, जिसको आरओ के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आरओ के नाम से भी आरओ के नाम से भी क्या करता है, जाना जाता है। कौन, रिटर्न ऑफिसर क्या होता है, आरओ अधिकारी के नाम से जाना जाता है। यह एक खंड का क्या होता है, प्रधान होता है। मतलब एक खंड का क्या होगा, ये प्रधान होगा। किसका, निर्वाचन अधिकारी होगा एक खंड का। ठीक है, जैसे 4 या 5 खंड किसके अंतर्गत आते हैं, डीएम के अंतर्गत आते थे। और डीएम के अंतर्गत 4-5 क्षेत्र आते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। तो रिटर्न ऑफिसर भी कितने होंगे, एक रिटर्न ऑफिसर होगा एक क्षेत्र का। 4 क्षेत्र में 4 रिटर्न ऑफिसर इसके अंतर्गत होंगे। क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र का प्रमुख अधिकारी, क्षेत्र का प्रमुख ऑफिसर। ठीक है, प्रमुख ऑफिसर क्या होता है, रिटर्न ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, चुनाव आयोग में भी बहुत महत्वपूर्ण पद होता है डीएम के बाद। अब इसके पास भी क्या होता है, एक अधिकारी होता है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर। प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर होता है किसके अंतर्गत, आरओ के पास क्या होता है, प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, प्रेसिडेंसिंग ऑफिसर होता है। देखिए डीएम के अंतर्गत कितने, 4 या 5 निर्वाचन क्षेत्र बड़े बड़े होते हैं बहुत। तो उसके अंतर्गत क्या होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत रिटर्न ऑफिसर होते हैं। अब रिटर्न ऑफिसर का निर्वाचन क्षेत्र, एक निर्वाचन क्षेत्र का क्या होता है, प्रमुख होता है। कौन, रिटर्निंग ऑफिसर। इसके अंतर्गत भी 4 या 5 क्या होते हैं, ये क्षेत्र आते हैं, छोटे क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इसके पास कौन होता है, प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर होता है, जिसको पीओ के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे छोटा अधिकारी होता है। पोलिंग बूथ का क्या होता है, इंचार्ज होता है। किसका, पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। एक पोलिंग बूथ का क्या होता है, इंचार्ज होता है। 4-5 ऑफिसर मिलकर 4 के अंतर्गत आते हैं, 4-5 आरओ मिलकर एक डीएम के अंतर्गत क्या होते हैं,
आते हैं, ठीक है। कौन सा प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर या पोलिंग बूथ का क्या होता है, उसके पास इंचार्ज होता है। फिर आता है पोलिंग ऑफिसर, उसके पास क्या होता है, पोलिंग ऑफिसर, ठीक है। जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर के अंतर्गत होते हैं, मतलब कि ये इसके अंतर्गत होगा, ये इसके अंतर्गत, ये इनके अंतर्गत। इसका क्या काम रहता है, ठीक है। इसमें ये कितने अधिकारी थी, ये 3 अधिकारी थी। इसको PO1, PO2 और PO3 के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। कितने, PO1, PO2, PO3। PO1 क्या करता है, आईडी मिलाता है। जैसे आप लोग गए वोट डालने गए तो आपकी आईडी लेता है, आईडी से मिलाता है, लिस्ट से मिलाता है आपकी लिस्ट में, ठीक है। क्या मिलाता है, आईडी। तो दूसरे अधिकारी का क्या नाम होता है, आईडी नंबर पर नोट करके क्या करता है, आपको स्याही लगाता है कि हाँ मतलब आप वोट दे सकते हो। आईडी नंबर को क्या करेगा, ये नोट करेगा और क्या करेगा, साथ में स्याही लगाना। फिर आएगा ये पोलिंग ऑफिसर 3, इसके अंदर क्या है, ये EM को क्या करेगा, पावर देगा, ठीक है। यहाँ जाके आप बटन दबाइए, उसके बाद आपका वोट चला गया, ठीक है। पहले आईडी चेक करेगा, फिर आपका आईडी नोट करेगा कि हाँ ये आईडी है, फिर स्याही लगाएगा उंगली में, उसके बाद EM को पावर देगा, तीसरा अधिकारी, और आप क्या करोगे, वोट डाल दोगे। फिर 4 अधिकारी हो गए। फिर अब वोटिंग क्या होगी हमारी, कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद एक अधिकारी और रहता है, ठीक है, जिसका नाम है पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट, ठीक है। ये पोलिंग एजेंट का क्या काम रहता है, पोलिंग एजेंट ये होता है कि चुनाव लड़ रहे नेता का क्या होता है, ये करीब होता है, ठीक है। ठीक है, ये क्या करता है कि चुनाव लड़ रहे नेता के क्या होता है, करीब होता है, क्योंकि तो उसको पता रहता है कि ये किस किस व्यक्ति, मतलब कौन कौन से व्यक्ति लिस्ट में जो होते हैं ना, उनकी मदद करता है कि इनको वोट डालने में क्या करता है, मदद करता है कि इस व्यक्ति को मदद करना चाहिए कि ये इसको कहाँ ढूंढेगा आईडी अपनी, ठीक है। आईडी से कहाँ ढूंढेगा अपना मतलब वोटर कार्ड की मतलब लिस्ट वगैरह, नाम वाम, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है, ये नेता के साथ होते हैं पोलिंग एजेंट। हर नेता के पास एक पोलिंग एजेंट होता है, जो क्या करते हैं, उनके लोगों की मदद करते हैं, उनकी आईडी के माध्यम से उनकी लिस्ट निकालने में, कि मतलब इस लिस्ट में आपका नाम होगा, जिससे आप उस नेता को या किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। ये पोलिंग एजेंट का क्या होता है, काम होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जो पोलिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। कौन होता है, पोलिंग ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रेसिडेंसिंग ऑफिसर, ये दोनों क्या करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, ये लोग ये करते हैं कि जो सभी EMI मशीनें चुनाव समाप्त होने के बाद इनको एक साथ क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, और पुलिस की सुरक्षा में, किसकी, पुलिस की सुरक्षा में प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ठीक है, जो DM के नीचे होता है, वो क्या करता है, इसको DM के पास ले जाकर उसके एक स्टोरेज रूम में क्या कर देता है, जमा कर देता है, सील करके, क्या करता है, सील करके उसको जमा कर देता है, किसको, इसमें जो भी वोटिंग हुई है उसको जमा कर देता है स्टोरेज रूम में। फिर DM के पास क्या होता है, वो सील लग जाती है, और मतगणना जिस दिन होनी होती है उस दिन क्या होता है, EMI मशीन को निकाला जाता है, उसकी तकनीकी समस्याओं को दूर किया जाता है एक ऑफिसर द्वारा, ठीक है। उसकी सील के ऊपर क्या किया जाता है, उसकी छठा वाली का रहता है सेक्टर, मजिस्ट्रेट, ये क्या करता है, EMI मशीन की जो तकनीकी समस्या है उनको क्या करता है, दूर करता है, जिससे क्या हो सके, गणना में ये क्या कर सके, बहुत जल्दी क्या करे, काम करे, ठीक है। कि गणना किस किस व्यक्ति को कौन कौन से वोट है, इसमें फीड हो जाता है स्टोरेज, तो धीरे धीरे उसकी जब समस्या दूर होती है तो एकदम से पूरी वोटिंग आ जाती है सब जगह की। जब EMI मशीन का एक वोटिंग के आधार पर किया जाता है तो उसको पता चल जाता है कौन व्यक्ति जीता है, कौन व्यक्ति हारा है, किसको कितने वेट मिलेगा, ठीक है। उसके आधार पर क्या किया जाता है, उसकी वो घोषणा की जाती है, ठीक है। तो लास्ट वाला अधिकारी जिसके सेक्टर मजिस्ट्रेट, ठीक है। सेक्टर इसको SM के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उस समय हुए ठीक है। फिर आता है ये चुनाव, देखिए चुनाव कितने प्रकार के, बहुत टाइप होते हैं, ठीक है। आम चुनाव, आम चुनाव से तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति का, जिस सरकार 5 साल का कार्यकाल क्या करती है, पूर्ण करती है,
उसके बाद जब जो भी चुनाव होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। मतलब पूर्ण कार्यकाल होने के पश्चात हुए चुनाव को आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 2014 और 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव 2014-2019 में हुई लोकसभा के चुनाव को क्या किया जाता है, आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जनता क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, चुनाव वोटिंग करती है। फिर आती है नेक्स्ट मध्यवर्ती चुनाव। इन चुनाव के अंतर्गत क्या होता है, जब कोई सरकार अपनी 5 साल की या 5 वर्ष की कार्यकाल क्या नहीं कर पाती, पूर्ण नहीं कर पाती है, और बीच में क्या होती है, सरकार गिर जाती है, तो इस प्रकार बीच में हुए चुनाव को वो पूरे 5 साल के लिए होगा। मतलब अगर बीच में कोई सरकार गिर गई तो दूसरा चुनाव होगा। ठीक है, तो उसको मध्यवर्ती चुनाव के नाम से जाना था। परंतु ये चुनाव होगा तो पूरे आने वाले 5 साल के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब सरकार गिर गई तो हाँ 2.5 साल का कार्यकाल है तो 2.5 साल के लिए करे, वो पूरे 5 साल के लिए होगा। जो दूसरा मध्यवर्ती बीच में चुनाव होगा तो जिस डेट से वो व्यक्ति बैठेगा वो पूरे 5 साल तक के लिए बैठेगा। ठीक है, तो उसको मध्यवर्ती चुनाव के नाम से जाना जाता है। मतलब बीच में हो जाए, सरकार गिर जाए, ठीक है, तो उसके बीच में चुनाव हो जाते हैं। जैसे ऐसा बहुत कम हुआ है। फिर आता है उप चुनाव। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का, यदि किसी सदस्य की सीट क्या रह जाती है, खाली रह जाती है। यदि कोई व्यक्ति सीट क्या रह जाती है, खाली रह जाती है, उसका कार्यकाल या सेवानिवृत्त हो जाता है, उसकी एज पूरी हो जाती है, पद त्याग देता है, उसकी मृत्यु किसी भी कारण से क्या होता है, वो सीट खाली रह जाती है, तो उस सीट पर क्या किया जाते हैं, उपचुनाव कराए जाते हैं। उस क्षेत्र पर क्या कराए जाते हैं, उपचुनाव कराए जाते हैं। और बचे हुए कार्यकाल के लिए, मतलब उसका अगर व्यक्ति जैसे 2 साल पहले रिटायर हो गया तो 2.5-3 साल का कार्यकाल बचा है, तो उस बचे हुए कार्यकाल की भी किसी अन्य व्यक्ति की क्या किया जाता है, उस उपचुनाव द्वारा उस पर बैठाला जाता है। ठीक है, बस बचे हुए, ऐसा नहीं है 5 साल है, नहीं, उपचुनाव में क्या होता है, जितना कार्यकाल बचा बस उतने ही दिनों के लिए क्या होगा, वो उस पर बैठेगा। उपचुनाव के माध्यम से आपस में ही कर लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, उपचुनाव आपस में जो लोकसभा के नेता वगैरह होते हैं कहीं किसी रहे तो कर लेते हैं, नहीं तो दोबारा से वहीं पे उपचुनाव कराया जाता है। ठीक है, तो उपचुनाव में छोटी प्रक्रिया, सदस्य आपस में ही चुनाव करके इसको बना दो, उसको बना दो। ठीक है, या हटा दिया उसको सरकार से, तो उसकी जगह कोई नया व्यक्ति आपस में ही डिसाइड करके वोटिंग के द्वारा आपस में ही उसको ले लेते हैं। जैसे कि सरकार में कहीं कैबिनेट मंत्री लेना है, ठीक है, सरकार में आपस में कोई हट गया, ठीक है, तो किसी और को लेना है, तो आपस में वो कैबिनेट मंत्री क्या करेंगे, वोटिंग कर लेंगे कि इस व्यक्ति को ले लिया, उसको जिसको ज़्यादा वोटिंग खड़े करेंगे, व्यक्ति जिसको ज़्यादा वोटिंग वो सरकार के कैबिनेट मंत्री दोबारा बन जाएगा, मतलब कोई और अन्य व्यक्ति। ठीक है, आता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतदान। अब प्रॉक्सी मतदान क्या है? प्रॉक्सी मतदान वह मतदान है जब कोई अधिकारी या सैन्य अधिकारी, ठीक है, जब कोई सैन्य कर्मचारी या विदेश में कार्यरत अधिकारी, जैसे कि बहुत सारे नेता होते हैं जो विदेश में कार्यरत किसी कार्यरत जाते हैं, ठीक है, तो विदेश में कार्यरत अधिकारी या सैन्य अधिकारी, ठीक है, सैन्य अधिकारी को तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता ना, तो इसलिए उस सैन्य अधिकारी या विदेश में काम कर रहे अधिकारी जब अपनी वोटिंग किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कराते हैं तो उसको प्रॉक्सी मतदान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रॉक्सी मतदान के नाम से जाना जाता है। कि मतलब आपके स्थान पर कोई और वोटिंग करेगा बट मर्जी आपकी चलेगी कि हमें इस व्यक्ति को वोट देना है तो हम उसी व्यक्ति को वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बोला इसको हम देंगे किसी और को, नहीं, जो वो व्यक्ति बोलेगा वही हमें उसकी वोटिंग देनी पड़ेगी, उसकी बिना अनुपस्थिति पर, उसकी कहने के अनुसार इस व्यक्ति को वोट देना और कल चुनाव हो तो इसको वोट देना, इसको ही वोट देना, किसी और को नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये मतदान खत्म हो गया। इसमें और भी पॉइंट है वो कराते हैं, जैसे कि प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन अधिकार। ये अधिकार क्या होता है?
इसमें होता है प्रत्यावर्तन वर्तन अधिकार। इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति क्या है किसी पद पर है, पार्षद या चुनाव के जरिए वो पार्षद बने या विधेयक विधायक बने, कोई भी यदि पद पर आ गया, ठीक है, चुनाव के माध्यम से, और वह पद पर ही है और क्या किया जनता ने उसको दोबारा चुन लिया, तो जनता क्या करेगी, उसके पद पर रहते हुए भी क्या करेगी, चुनाव करेगी, मतलब उसने भी चुनाव लड़ा होगा, ठीक है, तो उसको वोट देगी। जब उसको वोट देगी तो वो पद पर रहते ही क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, उसको दोबारा शपथ वगैरह दिलाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पद से ही उसका कार्यकाल और 5 साल के लिए बढ़ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, प्रत्यावर्तन अधिकार कहते हैं। जनता के पास होता है कि जनता उसको और कार्यकाल के लिए, आगे कार्यकाल के लिए देखना चाहती है, उसको वोट देगी, जब वोट देगी तो वो 5 साल के लिए बढ़ जाएगा, मतलब 5 साल। जैसे नरेंद्र मोदी पद पर रहते हुए उन्होंने जीता और फिर वो आगे 5 साल के लिए और बढ़ जाए, ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं प्रत्यावर्तन अधिकार कहते हैं। जैसे राजनीति दल, मूल संविधान में क्या नहीं है, राजनीतिक दल का क्या नहीं है, ठीक है, राजनीतिक दल, इसका प्रयोग पूरे संविधान में कहीं पे भी नहीं किया गया, ठीक है, राजनीतिक दल का क्या नहीं है, इस वर्ड का ही यूज नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं, परंतु इसको 52वां संविधान संशोधन का, कौन सा, 52, 52वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया, 1985 क्या किया था, इस संशोधन को किया था, क्या किया था, 1985 में इस संशोधन को किया गया, और इस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, इसको जोड़ा गया, राजनीति दल को क्या किया गया, जोड़ा गया, और इसको संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया, इसके बारे में परिभाषा भी दी गई, ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर क्या परिभाषा दी गई, इसके अंतर्गत बोला है किसी भी राजनीतिक दल को क्या करना है, चिन्ह देना, ठीक है, चुनाव चिन्ह देना, क्या करना, चुनाव चिन्ह देना, और क्या होगा, क्षेत्रीय दल घोषित करना, या राष्ट्रीय दल घोषित करना। ये किसका वो रहेगा अधिकार, ये रहेगा चुनाव आयोग का अधिकार रहेगा। वह राजनीतिक दल को क्या करेगी, चुनाव चिन्ह देगी, या क्षेत्रीय दल को उसको ये बताएगी कि आप क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, ठीक है, इसके बारे में क्या करेगी, उसको अवगत कराएगी, ठीक है। अब चलते हैं इसी के अंतर्गत कि क्षेत्रीय दल के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी पार्टी का क्षेत्रीय दल बनना चाहती है तो उसके अंतर्गत क्या शर्तें होती हैं, डालेंगे क्षेत्रीय दल, क्या क्या शर्तें होंगी, ठीक है, ठीक है, क्षेत्रीय दल में क्या होती है, नंबर 3 शर्तें होती हैं, किसी एक शर्त का पूर्ण करने पर ही क्या होता है, इसको क्षेत्रीय दल की परिभाषा दे दी जाती है, उस पार्टी को क्या किया जाता है, क्षेत्रीय दल घोषित कर दिया जाता है। मतलब किसी भी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी बनाना चाहता है या अपना दल बनाना चाहता है तो उसको निम्नतः 3 शर्तें होती है, 3 में से वह एक शर्त पूरी कर दे तो क्षेत्रीय दल के नाम से क्या किया जाता है, उस पार्टी को जाना जाता है। जैसे कि उस राज्य की विधान चुनाव में कम से कम 2 सीटें हो, क्या हो, विधानसभा में कितनी, 2 सीट, उसकी विधानसभा में कितनी सीट हो, 2 सीटें हो, ठीक है, और विधान चुनाव में कम से कम 3% सीट हो, या विधानसभा में कितनी, 3%, ठीक है, विधानसभा चुनाव कितनी, कम से कम 2% सीट हो, 2 सीट हो, या विधानसभा चुनाव में 3% सीट
हो या उस राज्य में डाले गए कुल वोटों का कितना हो 80% हो, ठीक है। उस राज्य में किसी भी स्टेट में, एनी स्टेट में डाले गए वोटों का कितने परसेंट मिले इसे, 80% वोट मिले, ठीक है। कितने परसेंट वोट मिले, 80% वोट मिले। जैसे ये चीज़ पॉसिबल नहीं, बट ये दोनों पॉसिबल हो सकती है। तो किस में आएगा, वह क्षेत्रीय दल में क्या कर लिया जाएगा, उसको शामिल कर लिया जाए, ठीक है। 80% वोट हो या विधानसभा चुनाव में 3% सीट हो या 3% सीट हो, या विधानसभा चुनाव में 2 सीटें हों, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक शर्त का वो करेगा तो क्या होगा, वो क्षेत्रीय दल में आ जाएगा। फिर आती है राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है। यदि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है तो उसको कितनी शर्तों का पालन करना पड़ेगा, तो निम्नतः उसको 3 शर्तों का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। अब ये कौन कौन सी 3 शर्तें हैं, ठीक है। क्षेत्रीय दल समझ गए, राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय दल, पार्टी को दल ही कहते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक ही राज्य में क्या हो, एक ही राज्य में लोकसभा में कितनी सीट हो, 11% सीट हो, सॉरी 11 सीट हो एक ही राज्य में लोकसभा की, मतलब एक ही राज्य में उस पार्टी का वो बहुत ज़्यादा प्रचार, तो उस राज्य की कितनी लोकसभा में 11 सीटें होनी चाहिए, उस दल के नाम, मतलब उस दल के 11 नेता लोकसभा में होना चाहिए, ठीक है। और एक ही राज्य की लोकसभा के या 2% सीट हो, या 11 सीट हो या 2% सीट हो, क्योंकि परसेंट में क्या होता है, जैसे किसी राज्य लोकसभा में 100 सीटें हैं तो 2 मतलब 2, और किसी में ज़्यादा है 500 है मतलब 400 है, तो 2% कितना हो गया, 10 या 11, ठीक है। इस तरह से अप्रोक्सीमेट किया जाता है, ठीक है। तीसरी शर्त क्या है, 3 अलग अलग राज्यों से, 3 अलग अलग राज्यों में कितनी कुल 4% क्या हो, सीटें हों, 4 सीटें हों, मतलब 3 राज्य हैं या 3 से ज़्यादा भी हैं, और 3 राज्य में 4 सीट होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा सीट है वही शो करेंगे ना। जैसे 5 राज्य में 2 सीट हैं और 3 राज्य में 4 सीट है, तो 4 सीट के माध्यम से वो उसको राष्ट्रीय पार्टी क्या कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है घोषित तो उसको चुनाव चिन्ह एक ही दे दिया जाता है, उसके बाद उसका चुनाव चिन्ह क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टी में आपने समझो और भी चीज़ें समझाते हैं, देखिए क्षेत्रीय पार्टी तो आसानी से नहीं बता, राष्ट्रीय पार्टी बनने से इनमें से एक साथ पूर्ण होना, या तो लोकसभा में 11 सीट हो या 2% सीट हो उसी राज्य की, केवल उसी राज्य की, ठीक है, या 3 राज्यों में क्या हो 4 सीटें, तो 12 हो गए, तो लोकसभा में सीटें होना जरूरी है, तभी वो राष्ट्रपति बनेगा। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है दल बदल, क्या है, दल बदल। तो ये नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, दल बदल के बारे में कंटिन्यू करेंगे, और भी चीज़ें हैं, बैलेट पेपर के बारे में भी दोनों में क्या करेंगे, एक ही वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। आज के लिए इसमें होना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़।